क्या दिल्ली में कोचिंग संस्थानों के आसपास के इलाकों में यूपीएससी एस्पिरेंट्स का आर्थिक और मानसिक शोषण के साथ साथ दैहिक शोषण भी होता है? ओल्ड राजेंद्र नगर में राउज आईएएस स्टडी सर्किल के बेसमेंट में पानी में डूबने से 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स की मौत हुई। इसके बाद जो आंदोलन शुरू हुआ, इसमें लड़कियों की अच्छी खासी तादाद दिखी, जिनके गुस्से को तमाम लोगों ने महसूस किया। क्या लड़कियों के गुस्से की कोई खास वजह थी? क्या कोचिंग संस्थानों के आसपास कुछ ऐसे गिरोह सक्रिय हैं जो आईएएस आईपीएस बनने का सपना लेकर आने वाली छात्राओं का यौन उत्पीड़न करते हैं? ये सवाल क्यों उठे हैं और ये सवाल कितने गंभीर हैं? और क्या सीबीआई को इस पूरे मामले में जांच के दायरे में ऐसे पहलुओं को भी शामिल करना चाहिए? कर्तव्य पथ में आज होगी इसकी बात। नमस्कार, मैं हूं रविशंकर प्रसाद। कोचिंग संस्थानों की वजह से कुछ लोगों का घर और कारोबार चल रहा है। कुछ को बिना पैर हाथ डुलाए यानी बैठे बिठाए हर महीने निश्चित कमाई हो रही है, और बिना किसी मेहनत की होने वाली कमाई ने इनमें कुछ को व्याभिचारी यानी सेक्स का भूखा और जिस्म को नोचने वाली भेड़िए में बदल दिया है। राजेंद्र नगर बेसमेंट हादसे के बाद इन इलाकों में रहने वाले लोगों ने इस तरह के संकेत देने शुरू किए हैं और इससे जुड़े कुछ चैट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हालांकि इनमें से कुछ की सत्यता की पुष्टि बाकी है। बताया जा रहा है कि कुछ पीड़ित अपनी पहचान छुपाकर इस तरह के संदेश सोशल मीडिया पर जानबूझकर डाल रहे हैं ताकि इस मामले की जांच कर रही सीबीआई से ये पहलू छूट न जाए। क्या है वो संदेश? आगे हम व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर हुई कुछ कथित चैट की तस्वीर और इसमें जो कुछ कहा गया है उसे आपको दिखाएंगे और उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। पहले ये समझते हैं कि आखिर वो कौन सी वजह है जिसकी वजह से कुछ लोग किराए पर कमरा ढूंढने वाली लड़कियों को गलत नज़र से देखते हैं। पहले कुछ इलाकों को देखिए जिनकी खास पहचान है, कोचिंग हब वाली पहचान। ओल्ड राजेंद्र नगर, झंडेवालान, करोल बाग, रमेश नगर, पटेल नगर, शादीपुर, टोडापुर, लक्ष्मी नगर, मुखर्जी नगर, नेहरू विहार, ऐसे ही इलाके हैं। ये इलाका देश भर के तमाम राज्यों से यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों का बड़ा ठिकाना है। आप ये भी कह सकते हैं कि इन इलाकों में रहने वाले कई लोगों का घर यूपीएससी एस्पिरेंट्स ही चलाते हैं, क्योंकि किराए पर रूम लेने से लेकर रोजमर्रा के सामान खरीदकर वो यहाँ के लोगों को रोजगार और परिवार पालने का जरिया देते हैं। लेकिन जो इनका पेट भरता है उन्हीं के स्वाभिमान पर लात मारना यहाँ के कई लोगों की आदत बन गई है। इसकी वजह मांग और आपूर्ति का सिद्धांत है। असल में इन इलाकों में मकान और रूम सीमित हैं और यहाँ रहकर कोचिंग करने वालों की संख्या ज़्यादा। इसलिए ये इलाके लूट के इलाके में बदल गए हैं, और लूट के इलाके में जिस तरह नेता, निगम, पुलिस, प्रशासन, मंत्री, पार्षद और सरकार का गठजोड़ काम करने लगता है, वो यहाँ भी शुरू हो चुका है। जब गलत करने वालों को सत्ता और पुलिस प्रशासन की शह और छांव मिलने लगे तो उनका बेलगाम होना लाजमी है। अब सोशल मीडिया एक्स पर वायरल हुए इस टेलीग्राम चैट का स्क्रीनशॉट देखिए। टेलीग्राम पर यह चैट एक सत्यम नाम के किसी शख्स से हुई है। इसमें सत्यम से पूछा गया कि क्या लड़कियों को कमरे देते हो? सत्यम पूछता है किसे चाहिए? जवाब मिलता है 2 लड़कियां हैं, उनको चाहिए। इसके बाद दूसरा चैट है जिसमें सत्यम से कहा गया है कि इसे 1 BHK या 1 रूम चाहिए जो पूरी तरह इंडिपेंडेंट हो, क्योंकि 2 लड़कियों को रहना है। सत्यम जवाब देता है 20,000 रेंट देना होगा। दूसरी तरफ से पूछा जाता है क्या 1 BHK का? इस पर सत्यम जवाब देता है हाँ, 2 लोग रहोगी ना? इस पर लड़की अपना बजट 15,000 होने की मजबूरी बताती है। वो ये भी कहती है कि इस वक्त तो ऑलरेडी 2 BHK फ्लैट में 22,000 में रह रही है। इसी चैट में आगे सत्यम नाम के शख्स का हौसला बढ़ जाता है और वो चैट करने वाली लड़की को केवल 10,000 में ही 1 रूम में रहने का ऑफर दे देता है। साथ ही एक लालच भी। लालच ये कि वो अपनी दोस्त यानी दूसरी लड़की से किराया 16,000 बताए और 6,000 खुद रख ले और इसके एवज में उसके साथ जिस्मानी रिश्ते बनाए। इस तरह की पेशकश से नाराज होकर लड़की ने सत्यम को ब्लॉक कर दिया। पता नहीं
ये चैट सच है या झूठ, लेकिन इस तरह के मामले सामने आने के बाद छात्रों ने दागी और खराब मकान मालिकों की लिस्ट उनकी कारगुजारियों, उनसे होने वाले दिक्कतों को लेकर बनाने की पहल की, तो इससे मिलते जुलते कई तथ्य सामने आने लगे। यही वो एक्सेल सीट है जिसमें दिल्ली के कोचिंग संस्थान वाले इलाकों में रहने वाले छात्रों से उनके मकान मालिक, मकान दिलाने वाले ब्रोकर और उनकी जातियों का ब्यौरा देने को कहा गया है, ताकि दिल्ली आने वाले स्टूडेंट ऐसे ऑनर और ब्रोकर यानी मकान मालिक और दलालों से बच सके। इस लिस्ट में तमाम तरह की जातियों और लूट खसोट का ब्यौरा है, जिनमें ज़्यादातर के बारे में आप पहले से जानते होंगे। बेलगाम किराया, हर कुछ महीने के बाद किराए में बढ़ोतरी, बिजली, पानी, खाना और मकान मालिक के व्यवहार से जुड़ी तरह तरह की दिक्कतें। लेकिन लोक लाज और डर के बावजूद कुछ लड़कियों ने एक दायरे में कई तरह के संकेत दिए हैं जो चौंकाने वाले हैं। सीरियल नंबर 112 पर करोलबाग के एक ब्रोकर का जिक्र है, जिसमें कहा गया है कि ये ब्रोकर हर बार बिना बताए उसके कमरे में घुस जाता था, और एक बार जब उसने कमरा खोलने में देरी की तो उसने उनके पेरेंट्स को फोन कर यह लांछन लगा दिया कि वो किसी लड़के के साथ कमरे में बंद है। आजिज आकर रूम खाली करना पड़ा, लेकिन उन्हें सिक्योरिटी मनी कभी नहीं लौटाया गया। इन इलाकों में रहने वालों को सिक्योरिटी मनी शायद लौटाई ही नहीं जाती। एक मामला सीरियल नंबर 126 का देखिए। न्यू राजेंद्र नगर से जुड़े इस मामले में 2 ब्रोकर के नाम दर्ज हैं। इसमें कहा गया है कि कमरा लेने के 3 महीने के बाद ही इन्हें खाली करने को कहा गया। जब इन्होंने ब्रोकरेज की कुछ रकम लौटाने को कहा तो उन्होंने नए कमरे दिलाने के लिए नए सिरे से दलाली मांगनी शुरू कर दी, और जब इन्हें पुलिस के पास जाने की चेतावनी दी गई तो धमकी दी गई कि जो करना है करो, पुलिस भी कुछ नहीं करेगी। यानी ये पुलिस, ब्रोकर और लैंडलॉर्ड की मिलीभगत का मामला है। लेकिन ज़्यादा खतरनाक मकान मालिकों का लड़कियों के कमरे में अचानक बेधड़क घुसना है, जिसकी एक शिकायत सीरियल नंबर 154 पर भी दर्ज है। यही नहीं, सीरियल नंबर 162 पर ब्रोकर के नाम के अलावा केवल 2 शब्द, सेक्सुअल हैरेसमेंट, इतना लिखकर एक पीड़ित ने बहुत कुछ अनकहा छोड़ दिया, जिसे पुलिस या सीबीआई को अब जानने की जरूरत होनी चाहिए। ऐसे मामलों की गंभीरता को सीरियल नंबर 173 पर हुई घटना से समझिए, जिसमें वाजीराम कोचिंग के पीछे वाले एक मकान मालिक की करतूतों को बताया गया है। इसमें कहा गया है कि मकान मालिक गलत तरीके से छूता था, बिना दरवाजा खटखटाए ऑड टाइम में कमरे में घुस जाता था, और कमरा खाली करने के बाद उसने सेफ्टी डिपॉजिट तक नहीं लौटाए। इसी तरह सीरियल नंबर 175 पर कोलकाता की एक छात्रा ने अपना अनुभव साझा किया है, जिसमें बताया है कि मकान मालिक के ड्राइवर के पास उनकी इजाज़त के बगैर कमरे की अलग से चाबी थी। इसी तरह का एक मामला सीरियल नंबर 268 पर दिखा, जिसमें लड़कियों के साथ गाली गलौज होने और चरित्र हनन का जिक्र है। इस मामले में पुलिस से शिकायत तक हुई, लेकिन पुलिस पर मकान मालिक और दलालों से मिलीभगत के आरोप लगे, और लेडी इंस्पेक्टर तक ने लड़कियों की मदद से इनकार कर दिया। एक से बढ़कर एक आरोप, सब बेहद गंभीर। पुलिस प्रशासन तक शिकायत, लेकिन एक्शन के नाम पर शून्य। एक जानलेवा बड़े हादसे ने हर किसी को अपने पाप के प्रायश्चित का मौका दिया है, लेकिन क्या माहौल में बदलाव के बिना कोई प्रायश्चित सच्चा होगा? यही वजह है कि हम इन मुद्दों को उठा रहे हैं। हमारा मकसद किसी को बदनाम करना या किसी को बचाना नहीं है। हमारा मकसद सच तक पहुंचने में जांच एजेंसियों की मदद करना और हर पहलू की तरफ ध्यान खींचना है। चूंकि ये मामला यूपीएससी एस्पिरेंट्स के यौन शोषण से जुड़ा है, इसलिए इस मामले के सामने आने के बाद आंखें मूंद लेना, अपनी जिम्मेदारी से भागना है। लेकिन कर्तव्य पथ पर चलने वाले ऐसा नहीं कर सकते। क्या इतने खुलासों के बाद अब बेलगाम मकान मालिक, ब्रोकर और सिस्टम की मिलीभगत से तैयार माफिया पर लगाम लग पाएगा? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दें, और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दोस्तों के साथ साझा करें। हमारा चैनल पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब कर हौसला जरूर बढ़ाएं।